नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को समझने वाले हैं। ये चैप्टर केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं, उनमें कहीं न कहीं मेटल्स और नॉन मेटल्स का प्रयोग होता है। आपके घर के बर्तन, बिजली के तार, मोबाइल फोन, गाड़ियां, मशीनें, ज्वेलरी, यहाँ तक कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज भी मेटल्स की मदद से बनती है। इसलिए ये चैप्टर केवल केमिस्ट्री नहीं सिखाता, बल्कि यह हमें ये समझाता है कि हमारे आसपास की दुनिया किन पदार्थों से बनी है और वे कैसे काम करते हैं। जब हम किसी लोहे की चीज को देखते हैं तो वो मजबूत दिखाई देती है। सोने और चांदी की ज्वेलरी चमकती है। कॉपर के तारों में बिजली आसानी से बहती है। एल्यूमिनियम हल्का होने के बावजूद मजबूत होता है। आखिर इन सभी मेटल्स में ऐसी कौन सी विशेषताएं होती हैं जो इन्हें इतना उपयोगी बनाती है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें इस चैप्टर में मिलता है। हम जानेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वे ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स और सोल्ट्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और इंडस्ट्रीज तथा डेली लाइफ में उनका क्या महत्व है। इस चैप्टर को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह हमें केवल डेफिनेशंस नहीं सिखाता, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ता है। जब आप बिजली के तार देखते हैं, खाना बनाने के बर्तन देखते हैं या फिर किसी ब्रिज और बिल्डिंग को देखते हैं, तो वहां मेटल्स का उपयोग छिपा होता है। इसलिए इस चैप्टर को समझना मतलब अपने आसपास की दुनिया को समझना। और यही साइंस का असली उद्देश्य होता है, चीजों को केवल याद करना नहीं, बल्कि उनके पीछे के कारण को समझना। बच्चों, अब हम मेटल्स के सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज वे गुण होते हैं जिन्हें हम बिना किसी केमिकल चेंज के देख या महसूस कर सकते हैं। मेटल्स में कई ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें सामान्य पदार्थों से अलग बनाते हैं। यही कारण है कि मेटल्स का उपयोग घरों से लेकर इंडस्ट्रीज तक हर जगह किया जाता है। अधिकांश मेटल्स मजबूत, चमकदार, कठोर और हीट तथा इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। आइए अब इन सभी प्रॉपर्टीज को एक एक करके गहराई से समझते हैं। सबसे पहला गुण है मेटालिक लस्टर। बच्चों, क्या आपने कभी सोने की ज्वेलरी या चांदी के बर्तनों की चमक देखी है? मेटल्स की यही चमक मेटालिक लस्टर कहलाती है। जब किसी मेटल को सैंड पेपर से रगड़ा जाता है तो उसकी सतह और अधिक चमकदार दिखाई देने लगती है। ये चमक मेटल्स को अट्रैक्टिव बनाती है, इसलिए ज्वेलरी और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स इस प्रॉपर्टी के कारण बहुत प्रसिद्ध है। अगर मेटल्स में ये चमक न होती तो शायद ज्वेलरी इतनी सुंदर और आकर्षक नहीं लगती। अब बात करते हैं हार्डनेस की। अधिकांश मेटल्स हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। उदाहरण के लिए आयरन इतना मजबूत होता है कि उससे बड़े बड़े पुल, बिल्डिंग्स, मशीनें और रेल की पटरियां बनाई जाती है। यही हार्डनेस मेटल्स को ड्यूरेबल बनाती है। लेकिन सभी मेटल्स एक जैसे हार्ड नहीं होते। सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें नाइफ से आसानी से काटा जा सकता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि हर मेटल की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है। अगला महत्वपूर्ण गुण है मैलिएबिलिटी। बच्चों, मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी मेटल को पीटकर पतली शीट्स में बदला जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर सबसे अधिक मैलिएबल मेटल्स माने जाते हैं। यही कारण है कि गोल्ड फॉइल और सिल्वर फॉइल बनाई जाती है। आपने मिठाइयों पर लगी चांदी की पतली परत देखी होगी, वो इसी प्रॉपर्टी के कारण संभव होती है। एल्यूमिनियम की शीट्स का उपयोग व्हीकल्स और पैकेजिंग में किया जाता है। अगर मेटल्स मैलिएबल न होते तो इतनी पतली शीट्स बनाना संभव नहीं होता। अब हम समझते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो गुण है जिसके कारण मेटल्स को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। गोल्ड सबसे अधिक डक्टाइल मेटल माना जाता है। कॉपर और एल्यूमिनियम भी हाईली डक्टाइल होते हैं, इसलिए उनका उपयोग इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में किया जाता है। सोचिए, अगर मेटल्स को तारों में नहीं बदला जा सकता तो हमारे घरों तक बिजली कैसे पहुंचती? मोबाइल चार्जिंग केबल, इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स, फैन, टीवी, सब जगह डक्टाइल मेटल्स का उपयोग होता है। इसलिए ये प्रॉपर्टी मॉडर्न लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ हीट की। मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसका मतलब ये है कि वे हीट को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं।
सिल्वर और कॉपर सबसे अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। यही कारण है कि कुकिंग यूटेंसिल्स और बॉयलर्स बनाने में मेटल्स का उपयोग किया जाता है। जब हम गैस पर खाना बनाते हैं तो मेटल हीट को जल्दी फैलाता है और खाना जल्दी पकता है। अगर बर्तन मेटल के न होकर किसी इंसुलेटर के होते तो खाना बनाना बहुत कठिन हो जाता। इसी प्रकार मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। बच्चों, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो करने देते हैं। इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स बिजली के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर रबर या पीवीसी की कोटिंग होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रबर और पीवीसी इंसुलेटर होते हैं और हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं। यहाँ साइंस हमें सेफ्टी का महत्व भी सिखाता है। अब हम आते हैं सोनोरिटी पर। जब किसी मेटल को किसी कठोर वस्तु से स्ट्राइक किया जाता है तो वो रिंगिंग साउंड पैदा करता है। इसी गुण को सोनोरिटी कहा जाता है। आपने स्कूल की घंटी या मंदिर की घंटी की आवाज सुनी होगी। वह आवाज मेटल्स की सोनोरस प्रॉपर्टी के कारण ही आती है। कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मेटल से बनाए जाते हैं ताकि वे साफ और गूंजदार ध्वनि उत्पन्न कर सकें। तो बच्चों, हमने समझा कि मेटल्स केवल साधारण पदार्थ नहीं है। उनकी प्रत्येक प्रॉपर्टी उन्हें विशेष और उपयोगी बनाती है। कहीं उनकी चमक काम आती है, कहीं उनकी मजबूती, कहीं उनकी हीट कॉन्डक्टिविटी और कहीं उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉन्डक्टिविटी। यही कारण है कि मेटल्स मानव सभ्यता के विकास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अगर मेटल्स न होते तो मॉडर्न वर्ल्ड की कल्पना करना लगभग असंभव होता। अभी तक हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा जो चमकदार, मजबूत और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। लेकिन अब हम नॉन मेटल्स यानी अधातुओं की बात करेंगे। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज अधिकतर मेटल्स के ऑपोजिट होती हैं। यही कारण है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। नॉन मेटल्स हमारे जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मेटल्स। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और क्लोरीन जैसे नॉन मेटल्स हमारे एनवायरनमेंट, शरीर और इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अधिकांश नॉन मेटल्स डल होते हैं, यानी उनमें मेटल्स जैसी चमक नहीं होती। उदाहरण के लिए कोल और सल्फर को देखिए, उनमें कोई शाइनी सरफेस नहीं दिखाई देती। इसी कारण नॉन मेटल्स का उपयोग ज्वेलरी या डेकोरेटिव वस्तुओं में कम किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे बेकार है। हर पदार्थ की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अब बात करते हैं ब्रिटलनेस की। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, यानी अगर उन्हें हथौड़े से पीटा जाए तो वे टूट जाते हैं। वे मेटल्स की तरह शेप चेंज नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए कोल को मारने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसी कारण नॉन मेटल्स से शीट्स या वायर्स नहीं बनाए जा सकते। नॉन मेटल्स न तो मैलिएबल होते हैं और न ही डक्टाइल। इसका मतलब ये है कि उन्हें पीटकर पतली शीट्स में नहीं बदला जा सकता और न ही खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक वायर्स और व्हीकल बॉडी बनाने के लिए नॉन मेटल्स का उपयोग नहीं किया जाता। वे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर होते हैं। यही कारण है कि वुड, प्लास्टिक और रबर जैसी चीजें बिजली को फ्लो नहीं होने देती और हमें शॉक से बचाती है। एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते। जब इन्हें किसी कठोर वस्तु से स्ट्राइक किया जाता है तो इनमें मेटल्स जैसी रिंगिंग साउंड उत्पन्न नहीं होती। इसलिए बेल्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में नॉन मेटल्स का उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन साइंस में हमेशा कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ऐसा ही एक स्पेशल नॉन मेटल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यही कारण है कि इसका उपयोग इलेक्ट्रिक सेल्स और इलेक्ट्रोड्स में किया जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि साइंस में हर रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं और यही चीज साइंस को और इंटरेस्टिंग बनाती है। बच्चों, अभी तक हमने मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझा जिन्हें हम देख और महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब हम मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज हमें ये बताती हैं कि मेटल्स दूसरे पदार्थों के साथ किस प्रकार रिएक्शन करते हैं। जब कोई मेटल ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स या सॉल्ट सॉल्यूशंस के संपर्क में आता है तो उसमें केमिकल चेंज होता है और नए पदार्थ बनते हैं। मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ और इंडस्ट्रीज में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरण के लिए आयरन पर रस्ट लगना, सिल्वर का काला पड़ना या मैग्नीशियम का जलना, ये सभी केमिकल रिएक्शंस के उदाहरण हैं। इन रिएक्शंस को समझने से हमें कोरोजन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को समझने में मदद मिलती है। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। एसिड्स के साथ रिएक्शन में भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रकार मेटल्स सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी करते हैं।
इन सभी रिएक्शन से हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार केमिकल प्रॉपर्टीज हमें ये समझने में मदद करती हैं कि मेटल्स केवल दिखने में ही अलग नहीं होते, बल्कि उनका व्यवहार भी अलग अलग परिस्थितियों में अलग होता है। यही केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बच्चों, अब हम मेटल्स की एक बहुत महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन को समझेंगे और वह है ऑक्सीजन के साथ उनकी रिएक्शन। ऑक्सीजन हमारे वातावरण में उपस्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है। जब अधिकांश मेटल्स ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वे रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। इस रिएक्शन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए यह एक केमिकल चेंज होता है। यहाँ मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाता है। अधिकांश मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये है कि वे एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इसलिए इन्हें बेसिक ऑक्साइड्स भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। इस रिएक्शन में कॉपर की चमक धीरे धीरे काले रंग में बदल जाती है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम की सतह पर बनने वाली ऑक्साइड लेयर उसे कोरोजन से बचाती है। यही कारण है कि एल्यूमिनियम जल्दी खराब नहीं होता। मैग्नीशियम की रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वह एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ये रिएक्शन इतना ब्राइट होता है कि सीधे आंखों से लगातार देखना हानिकारक हो सकता है, इसलिए लैबोरेटरी में इसे सावधानी से किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद रंग की ऐश के रूप में प्राप्त होता है। अब बच्चों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है जिसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। अधिकांश मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके प्रमुख उदाहरण हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है और बेसिस के साथ भी। इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड भी दोनों प्रकार की रिएक्शंस दिखाता है। यही डुअल बिहेवियर इन्हें विशेष बनाता है। ये कॉन्सेप्ट हमें ये समझाता है कि केमिस्ट्री में हर पदार्थ का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। कुछ पदार्थ यूनिक प्रॉपर्टीज भी दिखाते हैं। इस टॉपिक का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत अधिक है। रस्टिंग को रोकने, मेटल्स को सुरक्षित रखने और इंडस्ट्रीज में यूजफुल कॉम्पाउंड्स बनाने के लिए ऑक्सीजन रिएक्शंस को समझना जरूरी है। जब हम मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस को समझते हैं तो हमें कोरोजन, एक्सट्रैक्शन और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की मजबूत फाउंडेशन मिलती है। यही कारण है कि यह टॉपिक केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बच्चों, अब हम मेटल्स की वाटर के साथ होने वाली रिएक्शंस को समझेंगे। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में पता चलता है। सभी मेटल्स वाटर के साथ एक जैसा बिहेवियर नहीं दिखाते। कुछ मेटल्स बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, कुछ धीरे रिएक्शन करते हैं और कुछ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते। इसी आधार पर मेटल्स को हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव कैटेगरीज में बांटा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। सोडियम और पोटेशियम इतने अधिक रिएक्टिव होते हैं कि वे कोल्ड वाटर के साथ भी वायलेंटली रिएक्शन करते हैं। जैसे ही इन्हें पानी में डाला जाता है, तुरंत हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है और बहुत अधिक हीट पैदा होती है। कई बार यह रिएक्शन इतनी तेज होती है कि आग भी लग सकती है। इसलिए लैबोरेटरी में सोडियम और पोटेशियम को खुले में नहीं रखा जाता, बल्कि केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है ताकि वे एयर और वाटर के संपर्क में न आए। इस रिएक्शन में सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। यही कारण है कि यह रिएक्शन बहुत डेंजरस मानी जाती है। अब बात करते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन सोडियम जितना वायलेंट नहीं होता। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ बहुत धीरे रिएक्ट करता है, लेकिन हॉट वाटर के साथ तेजी से रिएक्शन करने लगता है। वहीं आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक सीधे वाटर से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करके मैग्नेटाइट नाम का ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इससे हमें यह समझ में आता है कि टेम्परेचर भी रिएक्शंस को प्रभावित करता है। अब आते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स पर। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लीड जैसे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते।
यही कारण है कि गोल्ड ज्वेलरी लंबे समय तक खराब नहीं होती और कॉपर के बर्तन सामान्य पानी से तुरंत प्रभावित नहीं होते। इन मेटल्स की कम रिएक्टिविटी उन्हें अधिक स्टेबल बनाती है। तो बच्चों, मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शंस हमें उनकी शक्ति और रिएक्टिविटी के बारे में जानकारी देती है। कोई मेटल बहुत जल्दी रिएक्शन करता है तो कोई बिल्कुल शांत रहता है। यही डिफरेंसेस केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम मेटल्स की एसिड्स के साथ रिएक्शंस को समझेंगे। जब अधिकांश मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये रिएक्शन केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी का पता चलता है। उदाहरण के लिए आयन जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बबल्स के रूप में दिखाई देती है। यही बबल्स ये प्रमाण देते हैं कि रिएक्शन हो रही है। मेटल्स एसिड में उपस्थित हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, इसलिए हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लेकिन सभी मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। यही कारण है कि कॉपर हाइड्रोजन को एसिड से बाहर नहीं निकाल पाता। इससे हमें रिएक्टिविटी सीरीज का महत्व समझ में आता है। अब यहाँ नाइट्रिक एसिड एक स्पेशल केस है। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सामान्य एसिड्स की तरह यह अधिकतर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। इसका कारण ये है कि नाइट्रिक एसिड बनने वाली हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर में बदल देता है। इसलिए इसमें हाइड्रोजन गैस सामान्य रूप से दिखाई नहीं देती। इस टॉपिक का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत अधिक है। लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, इंडस्ट्रीज और कई केमिकल प्रोसेसेस में एसिड्स और मेटल्स की रिएक्शंस का उपयोग किया जाता है। साथ ही यह नॉलेज सेफ्टी के लिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ रिएक्शंस हीट और हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस कर सकती है। अब हम मेटल्स की एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन को समझेंगे जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। जब कोई अधिक रिएक्टिव मेटल किसी कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वह कम रिएक्टिव मेटल को उसके कॉम्पाउंड से बाहर निकाल देता है। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए जब आयन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो आयन कॉपर को उसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल देता है। यहाँ आयन कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है और फेरस सल्फेट बनाता है। कॉपर अलग होकर आयन नेल की सरफेस पर जमा हो जाता है। इस रिएक्शन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस दिखाई देते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है क्योंकि नया कॉम्पाउंड बन रहा होता है। साथ ही आयन नेल पर ब्राउन कलर की कॉपर लेयर जमा हो जाती है। ये कलर चेंज रिएक्शन होने का प्रमाण होता है। यह एक्सपेरिमेंट हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज को समझने में मदद करता है। जो मेटल अधिक रिएक्टिव होता है वही दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकता है। यही प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज और मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस में भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें ये सिखाती है कि मेटल्स केवल अलग अलग पदार्थ नहीं है, बल्कि उनकी अपनी रिएक्टिविटी और शक्ति होती है। केमिस्ट्री में यही रिएक्शंस पदार्थों के बिहेवियर को समझने की फाउंडेशन बनाती है। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। यह ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी यानी अभिक्रिया करने की क्षमता के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। जो मेटल सबसे अधिक रिएक्टिव होता है उसे ऊपर रखा जाता है और जो सबसे कम रिएक्टिव होता है उसे नीचे रखा जाता है। इस सीरीज में पोटेशियम और सोडियम सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल्स हैं, जबकि गोल्ड और सिल्वर सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स माने जाते हैं। यही कारण है कि गोल्ड आसानी से खराब नहीं होता और वर्षों तक चमकदार बना रहता है। इस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ये समझने में होता है कि कौन सा मेटल किसे रिप्लेस कर सकता है। जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वे एसिड से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल्स ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार अधिक रिएक्टिव मेटल किसी कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज हमें मेटल्स की स्ट्रेंथ और बिहेवियर को समझने का आसान तरीका देती है। ये केमिस्ट्री की फाउंडेशन मानी जाती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और कोरोजन जैसे कई कॉन्सेप्ट्स इसी पर आधारित होते हैं। बच्चों, अब हम समझेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में मिलकर कॉम्पाउंड्स कैसे बनाते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनका इलेक्ट्रॉन बिहेवियर अलग अलग होता है। मेटल्स अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से खो देते हैं,
जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पसंद करते हैं। जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन खोता है तो वो पॉजिटिव आयन बनाता है, जिसे कैटायन कहा जाता है। वहीं नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है, जिसे एनायन कहा जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण आयोनिक बॉन्ड बनता है और आयोनिक कॉम्पाउंड्स का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम आयन बनाता है, वहीं क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन बनाता है। इसके बाद सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में अट्रैक्ट होकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जिसे हम सामान्य नमक के रूप में जानते हैं। यही आयोनिक कॉम्पाउंड कहलाता है। ये प्रोसेस हमें दिखाती है कि केमिस्ट्री में एटम्स स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करते हैं। अब हम आयोनिक कॉम्पाउंड्स को विस्तार से समझेंगे। वे कॉम्पाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनते हैं आयोनिक कॉम्पाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कॉम्पाउंड्स कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड इसके सामान्य उदाहरण हैं। आयोनिक कॉम्पाउंड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आइकन्स के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो उन्हें मजबूती प्रदान करती है। सबसे पहला गुण है कि आयोनिक कॉम्पाउंड्स हार्ड और ब्रिटल होते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये कठोर होते हैं, लेकिन यदि इन पर अधिक प्रेशर लगाया जाए तो ये टूट जाते हैं। यही कारण है कि कॉमन सॉल्ट के क्रिस्टल्स कठोर होने के बावजूद टूट सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयोनिक कॉम्पाउंड्स में आइकन्स बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। इन्हें अलग करने के लिए बहुत अधिक हीट की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ऊंचे होते हैं। यही कारण है कि सोडियम क्लोराइड सामान्य टेम्परेचर पर सॉलिड अवस्था में रहता है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। अधिकांश आयोनिक कॉम्पाउंड्स वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आइकन्स को अलग अलग कर देते हैं। जब सॉल्ट पानी में घुलता है तो वो सोडियम आइकन्स और क्लोराइड आइकन्स में टूट जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। सॉलिड अवस्था में आयोनिक कॉम्पाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि आइकन्स फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं। लेकिन मोल्टन स्टेट या डिसॉल्व स्टेट में आइकन्स फ्री हो जाते हैं और मूवमेंट कर सकते हैं। इसी कारण मोल्टन सॉल्ट या सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। यही प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलिसिस और कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में उपयोग किया जाता है। इसलिए आयोनिक कॉम्पाउंड्स केवल केमिस्ट्री की थियरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी उनका बहुत बड़ा महत्व है। बच्चों, अब हम समझेंगे कि मेटल्स प्रकृति में कहाँ पाए जाते हैं। अधिकांश मेटल्स पृथ्वी की सतह यानी अर्थ्स क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं, लेकिन वे हमेशा प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। अधिकतर मेटल्स कॉम्पाउंड्स के रूप में उपस्थित होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों को मिनरल्स कहा जाता है। ये पृथ्वी में विभिन्न रूपों में मौजूद होते हैं, लेकिन हर मिनरल से मेटल निकालना लाभदायक नहीं होता। जिन मिनरल्स से मेटल्स को आसानी और प्रॉफिट के साथ एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उन्हें ऑस कहा जाता है। उदाहरण के लिए बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख ओर है, जबकि हीमाटाइट आयन का महत्वपूर्ण ओर है। इंडस्ट्रीज में मेटल्स को ऑस से अलग करने के लिए कई प्रोसेसेस का उपयोग किया जाता है। इस प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। मेटल्स का एक्सट्रैक्शन मानव सभ्यता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड जैसे मेटल्स ने ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। इसलिए ऑज और मिनरल्स का अध्ययन केमिस्ट्री और इंडस्ट्रीज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम समझेंगे कि पृथ्वी से प्राप्त ऑज से शुद्ध मेटल्स कैसे निकाले जाते हैं। मेटल्स को उनके ऑज से प्राप्त करने की प्रक्रिया को मेटलर्जी कहा जाता है। ये केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में उपयोग होने वाले अधिकांश मेटल्स इसी प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सभी मेटल्स को एक ही तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। उनका एक्सट्रैक्शन उनकी रिएक्टिविटी पर निर्भर करता है। जो मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं, उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। वहीं हाईली रिएक्टिव मेटल्स को निकालना कठिन होता है। गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। यही कारण है कि वे कई बार नेचर में फ्री स्टेट में ही मिल जाते हैं। इन्हें निकालने के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती। इसी वजह से गोल्ड लंबे समय तक चमकदार बना रहता है और आसानी से रिएक्ट नहीं करता। अब बात करते हैं मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स की, जैसे जिंक, आयरन और लीड। इन मेटल्स को सामान्यतः कार्बन के द्वारा रिडक्शन प्रोसेस से निकाला जाता है। पहले उनके ऑस को ऑक्साइड्स में बदला जाता है, फिर कार्बन के साथ हीट करके प्योर मेटल प्राप्त किया जाता है।
एज रिटन एग्जाम्पल, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन को हटा देता है और जिंक मेटल प्राप्त हो जाता है। इस प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है। अब आते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स पर, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। ये मेटल्स कार्बन से भी अधिक रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इन्हें रिडक्शन से नहीं निकाला जा सकता। इन्हें इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके मोल्टन कॉम्पाउंड्स को तोड़ा जाता है और प्योर मेटल प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार मेटलर्जी हमें ये सिखाती है कि अलग अलग मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के अनुसार अलग अलग मेथड से प्राप्त किया जाता है। यही प्रोसेस मॉडर्न इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी की बैकबोन है। बच्चों, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने से पहले ऑर्स को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। अधिकांश सल्फाइड और कार्बोनेट ऑर्स सीधे एक्सट्रैक्शन के लिए सूटेबल नहीं होते, इसलिए पहले उन्हें ऑक्साइड्स में बदला जाता है। ये कन्वर्शन मुख्य रूप से रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेसेस के द्वारा किया जाता है। रोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड ऑर्स को एक्सेस एयर में स्ट्रांगली हीट किया जाता है। इस प्रोसेस में सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड में बदल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एग्जाम्पल एज शोन, यहाँ जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये प्रोसेस एक्सट्रैक्शन को आसान बना देती है। अब बात करते हैं कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ऑर्स को लिमिटेड या बिना एयर के हीट किया जाता है। इससे कार्बोनेट ओर टूटकर ऑक्साइड में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस प्रोसेस में जिंक कार्बोनेट हीट होकर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों प्रोसेसेस मेटलर्जी में बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके बिना मेटल्स का एक्सट्रैक्शन एफिशिएंट तरीके से नहीं किया जा सकता। अब हम एक बहुत पावरफुल और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझेंगे, जिसे थर्मट रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम आयन ऑक्साइड को रिड्यूस करके मोल्टन आयन में बदल देता है। इस दौरान बहुत अधिक हीट उत्पन्न होती है। ये रिएक्शन इज रिटन, यहाँ एल्यूमिनियम आयन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा देता है और प्योर मोल्टन आयन प्राप्त होता है। क्योंकि रिएक्शन में बहुत अधिक हीट निकलती है, इसलिए आयन पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। थर्मट रिएक्शन का प्रैक्टिकल यूज बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में किया जाता है। जब दो रेल की पटरियों को मजबूती से जोड़ना होता है, तब थर्मट वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मशीनों के टूटे हुए पार्ट्स को रिपेयर करने में भी यह रिएक्शन उपयोगी होती है। ये रिएक्शन हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक पावरफुल एग्जाम्पल भी दिखाती है, जहां अधिक रिएक्टिव एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव आयन को उसके ऑक्साइड से बाहर निकाल देता है। यही कारण है कि थर्मट रिएक्शन केमिस्ट्री और इंडस्ट्रीज दोनों में विशेष महत्व रखती है। बच्चों, एक्सट्रैक्शन के बाद प्राप्त मेटल्स पूरी तरह प्योर नहीं होते। उनमें कई इम्प्योरिटीज मिली होती है। इसलिए मेटल्स को शुद्ध करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। यह मेथड इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से मेटल को प्योर बनाती है। इस प्रोसेस में इम्प्योर मेटल को एनोड बनाया जाता है, जबकि प्योर मेटल की पतली स्ट्रिप को कैथोड बनाया जाता है। इनके बीच मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में रखा जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो इम्प्योर मेटल धीरे धीरे डिसॉल्व होकर इलेक्ट्रोलाइट में चला जाता है और फिर प्योर फॉर्म में कैथोड पर डिपॉजिट होने लगता है। दूसरी ओर इम्प्योरिटीज नीचे गिरकर एनोड मड के रूप में जमा हो जाती है। कॉपर की रिफाइनिंग इसका सबसे सामान्य उदाहरण है। इस प्रोसेस से बहुत शुद्ध कॉपर प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वायर्स और इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमें ये सिखाती है कि प्योर मेटल्स प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कितना महत्वपूर्ण उपयोग होता है। यही प्योरिफिकेशन प्रोसेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम एक ऐसी समस्या के बारे में समझेंगे जो मेटल्स को धीरे धीरे खराब कर देती है। इस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। कोरोजन का अर्थ होता है मेटल्स का एयर, मॉइस्चर या केमिकल्स के साथ रिएक्शन करके धीरे धीरे नष्ट होना। ये प्रोसेस बहुत धीमी होती है, लेकिन समय के साथ मेटल्स को कमजोर बना देती है। सबसे सामान्य उदाहरण है आयन पर रस्ट लगना। जब आयन हवा और नमी के संपर्क में आता है, तो उसकी सतह पर रेडिश ब्राउन लेयर बन जाती है, जिसे रस्ट कहते हैं। इसी प्रकार कॉपर पर हरी परत बन जाती है और सिल्वर पर काली कोटिंग दिखाई देती है। कोरोजन केवल अपीयरेंस को खराब नहीं करता, बल्कि मेटल की स्ट्रेंथ भी कम कर देता है। इसी कारण पुराने लोहे के पुल, मशीनें और वाहन कमजोर होने लगते हैं। इंडस्ट्रीज में कोरोजन एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान भी होता है।
साइंस हमें कोरोजन को केवल समझना ही नहीं सिखाती, बल्कि उससे बचने के तरीके भी बताती है। यही कारण है कि कोरोजन का अध्ययन डेली लाइफ और इंडस्ट्रीज दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, आयन पर रस्ट हर स्थिति में नहीं लगता। रस्टिंग होने के लिए कुछ विशेष कंडीशंस का होना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण दो कंडीशंस है, एयर यानी ऑक्सीजन और वाटर यानी मॉइस्चर। यदि आयन केवल ड्राई एयर में रखा जाए और उसमें मॉइस्चर न हो तो रस्टिंग नहीं होती। इसी प्रकार यदि वाटर हो लेकिन ऑक्सीजन न हो तब भी रस्टिंग नहीं होती। इसका मतलब है कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक है। यही कारण है कि समुद्र के किनारे रखी आयन की वस्तुओं में जल्दी रस्ट लग जाता है, क्योंकि वहां हवा में मॉइस्चर अधिक होता है। वहीं सूखी जगहों पर रस्टिंग कंपैरेटिवली धीमी होती है। ये कॉन्सेप्ट हमें ये समझने में मदद करता है कि एनवायरनमेंट मेटल्स को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसलिए रस्टिंग को रोकने के लिए इन कंडीशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। बच्चों, कोरोजन मेटल्स को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे रोकना बहुत आवश्यक है। साइंस ने इसके कई इफेक्टिव मेथड्स बताए हैं जिनकी सहायता से मेटल्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सबसे सामान्य मेथड है पेंटिंग। जब मेटल की सतह पर पेंट लगाया जाता है तो वह एयर और मॉइस्चर को मेटल तक पहुंचने से रोकता है। इसी कारण ब्रिजेस, गेट्स और व्हीकल्स पर पेंट किया जाता है। दूसरा मेथड है ऑयलिंग और ग्रीसिंग। मशीनों के पार्ट्स पर ऑयल और ग्रीस लगाने से मॉइस्चर सीधे मेटल के संपर्क में नहीं आ पाती। यही कारण है कि मशीन्स लंबे समय तक स्मूथ तरीके से काम करती हैं। एक महत्वपूर्ण मेथड है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें आयन पर जिंक की कोटिंग की जाती है। इसके अलावा एलॉय फॉर्मेशन भी कोरोजन को रोकने में मदद करता है। स्टेनलेस स्टील इसका अच्छा उदाहरण है जो जल्दी रस्ट नहीं करता। इन मेथड्स से हमें ये सीख मिलती है कि साइंस केवल प्रॉब्लम्स नहीं बताती, बल्कि उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी प्रदान करती है। गैल्वेनाइजेशन कोरोजन को रोकने की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इसमें आयन की सतह पर जिंक की पतली कोटिंग की जाती है ताकि आयन रस्टिंग से सुरक्षित रहे। जिंक आयन से अधिक रिएक्टिव होता है, इसलिए जब आयन और जिंक दोनों मॉइस्चर या एयर के संपर्क में आते हैं तो जिंक पहले रिएक्ट करता है और आयन को बचाता है। इसी कारण आयन पर रस्ट नहीं लगता। गैल्वेनाइजेशन का उपयोग डेली लाइफ में बहुत अधिक होता है। वाटर पाइप्स, बकेट्स, आयरन शीट्स और कई कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स गैल्वेनाइज्ड आयन से बनाए जाते हैं। यही कारण है कि वे लंबे समय तक खराब नहीं होते। ये प्रोसेस इंडस्ट्रीज में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे मेटल्स की लाइफ बढ़ जाती है और मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। इस प्रकार गैल्वेनाइजेशन साइंस का एक प्रैक्टिकल और यूजफुल एप्लीकेशन है। बच्चों, अब हम एलॉयज के बारे में समझेंगे। एलॉय दो या दो से अधिक मेटल्स या किसी मेटल और नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एलॉयज इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वे प्योर मेटल से अधिक यूजफुल प्रॉपर्टीज रखते हैं। उदाहरण के लिए ब्रास, कॉपर और जिंक से बनता है। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। वहीं स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम और निकल से मिलकर बनता है। प्योर मेटल्स कई बार बहुत सॉफ्ट या जल्दी करोड होने वाले होते हैं, लेकिन जब उन्हें मिलाकर एलॉय बनाया जाता है तो उनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। यही कारण है कि एलॉयज इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन में बहुत उपयोगी होते हैं। स्टेनलेस स्टील जल्दी रस्ट नहीं करता, इसलिए इसका उपयोग किचन यूटेंसिल्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और बिल्डिंग्स में किया जाता है। ब्रॉन्ज और ब्रास का उपयोग स्टैचूज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डेकोरेटिव आइटम्स में होता है। इस प्रकार एलॉयज हमें ये सिखाते हैं कि अलग अलग पदार्थों को मिलाकर उनकी प्रॉपर्टीज को और बेहतर बनाया जा सकता है। यही साइंस और टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी शक्ति है। अब हम एक बहुत पावरफुल केमिकल मिक्सचर के बारे में समझेंगे जिसे एक्वा रेजर कहा जाता है। एक्वा रेजर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। इन एसिड्स का रेशियो 3:1 होता है, यानी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड मिलाकर एक्वा रेजर बनाया जाता है। एक्वा रेजर की सबसे विशेष बात यह है कि यह गोल्ड और प्लैटिनम जैसे कम रिएक्टिव मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है। सामान्य एसिड्स इन मेटल्स पर असर नहीं करते, लेकिन एक्वा रेजर उन्हें डिसॉल्व कर देता है। यह मिक्सचर बहुत करोसिव होता है और इसे संभालते समय अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ती है। लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग प्रेशियस मेटल्स को डिसॉल्व करने और प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार एक्वा रेजर हमें ये दिखाता है कि कुछ केमिकल मिक्सचर्स अकेले केमिकल से भी अधिक पावरफुल हो सकते हैं।
बच्चों, इस पूरे चैप्टर में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की दुनिया को गहराई से समझा। हमने जाना कि मेटल्स सामान्यतः शाइनी, स्ट्रॉन्ग और हीट तथा इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स अधिकतर ऑपोजिट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। हर पदार्थ की अपनी विशेषता होती है और वही उसकी यूजफुलनेस तय करती है। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टिविटी सीरीज और आयोनिक कॉम्पाउंड्स के बारे में विस्तार से पढ़ा। इसके साथ ही मेटल्स के एक्सट्रैक्शन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, थर्मल रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जैसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को भी समझा। हमने कोरोजन और रस्टिंग जैसी समस्याओं को जाना और यह भी समझा कि गैल्वेनाइजेशन तथा एलॉयज की सहायता से मेटल्स को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। एक्वा रेजर जैसे पावरफुल मिक्सचर ने हमें केमिस्ट्री की अद्भुत शक्ति का अनुभव कराया। ये चैप्टर केवल थियरी नहीं सिखाता, बल्कि हमें हमारे आसपास की दुनिया को साइंटिफिक तरीके से समझना सिखाता है। हमारे घरों, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी में मेटल्स और नॉन मेटल्स का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस चैप्टर का ज्ञान केवल एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।